हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर फाइन सो आज मैं लेके आया हूँ फिर से अनदर टॉपिक ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो इसके अंदर हमारा टॉपिक नंबर 7 आज हम डिस्कस करेंगे, मतलब कि क्वेश्चन आंसर करेंगे हर दिन की तरह। जो टॉपिक है हमारा आज का ये है लर्निंग एंड पेडागोजियल प्रोसेस। ठीक है, अंडर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी डेली 30 MCQs प्रैक्टिस प्रेजेंटेड बाय ऑब्वियसली मी माई सेल्फ। ऑलराइट गाइस, सो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न ये है, so what is the primary goal of pedagogical process in early childhood education? ऑप्शन क्या क्वेश्चन कहा है कि इनमें से कौन सा पेडागोजियल प्रोसेस है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के लिए? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 है मेमोराइजिंग ऑफ द फैक्ट, डेवलपमेंट ऑफ द क्रिटिकल थिंकिंग, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, फिजिकल एजुकेशन। तो क्या होगा आंसर? देखिए प्राइमरी गोल है, so इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा प्राइमरी लग रहा है आप लोगों को? मेमोराइजेशन ऑफ द फैक्ट्स। ये कैसे प्राइमरी होगा? मेमोराइजिंग ऑफ फैक्ट्स मतलब समझ रहे हो ना? डेवलपमेंट ऑफ द क्रिटिकल थिंकिंग, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन और फिजिकल एजुकेशन, कौन सा होगा? द आंसर इज ऑब्वियसली बी, डेवलपमेंट ऑफ द क्रिटिकल थिंकिंग मीन्स प्रोवाइडिंग सम काइंड ऑफ रीजनिकल यू नो practices to the child while he just grow up. So यही है, द प्राइमरी गोल इज टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इन चिल्ड्रन। यही प्राइमरी गोल होता है बच्चों के अंदर सबसे पहले जो हमें डेवलप करना होता है। क्वेश्चन नंबर 2, which learning theory emphasize learning through observation and imitation? इनमें से कौन सा लर्निंग प्रोसेस है जो हम ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन से सिखाते हैं या फिर सीखते हैं? ठीक है, ऑब्जर्वेशन और इमिटेशन से। इमिटेशन मतलब कि काइंड ऑफ कॉपिंग समवन, और ऑब्जर्वेशन का मतलब ख्याल रखना। सो कौन सा होगा? पियागेट्स थ्योरी कहते हैं या वर्गेट्स की सोशल कल्चरल थ्योरी। देखिए वर्गेट्स ने क्या कहा था कि तुम मुझे सिखाओ मैं तुम्हें सिखाऊंगा। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्गेट्स की। ठीक है, बंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी और स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग, कौन सा होगा? द आंसर इज ऑब्वियसली सी, बंडूरास सोशल लर्निंग थ्योरी। इन्होंने क्या कहा था? थ्योरी एम्फसाइज लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन। ये थ्योरी किसका है? बंडूरास सोशल लर्निंग थ्योरी। जब भी इमिटेशन या ऑब्जर्वेशन के बारे में बोला जाए आपको हमेशा याद रखना है बंडूरास थ्योरी। ऑलराइट गाइस, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 3, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD was proposed by which theorist? इनमें से कौन जो मतलब कि प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट थ्योरी जो है इनमें से कौन से थियोरिस्ट ने दिया था? ऑप्शन नंबर ए, जीन पियागेट, लेव वाइगोस्की, एरिक एरिक्सन, BF स्किनर, कौन सा होगा? प्रॉक्सिमेटल डेवलपमेंट के बारे में बोला है, याद रखिएगा। ठीक है, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था प्रॉक्सिमेटल डेवलपमेंट क्या है। सो आई होप यू रियली अंडरस्टैंड। सो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा जल्दी से बताइए दोस्तों। यस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, लेव वाइगोस्की। उन्होंने ही तो कहा था ना प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? तुम मुझे सिखाओ मैं तुम्हें सिखाऊंगा। ठीक है, एक दूसरे को सिखाओ तभी बच्चों का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन क्या है? Lev Vygotsky introduced the concept of ZPZ to explain the gap between what child can do along with he. Alright. So question number 4. Which method is most effective for promoting active learning? इनमें से कौन सा मेथड है जो सबसे ज्यादा effective है active learning के लिए? Option number A, lecture-based instruction. Option B, hands-on activities. Option C, rote memorization. Option D, silent reading. कौन सा होगा? Which method is most effective for promoting active learning? इनमें से कौन सा मेथड सबसे ज्यादा इफेक्टिव है प्रोमोटिव लर्निंग के लिए? लेक्चर बेस्ड इंस्ट्रक्शन है, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज है, या रोट मेमोराइजिंग, या फिर साइलेंट रीडिंग? ऑब्वियसली नंबर बी, हैंड ऑन एक्टिविटी ही करेगा तभी सबसे ज्यादा सीखेगा ना। सो इसीलिए देखिएगा जब बच्चों को कहा जाता है कि जाओ बाहर खेलो, क्योंकि खेलेगा तभी तो सीखेगा। Question number 5, constructive approach in teaching focuses primarily on। constructive जो teaching है वो focus primarily किस में करता है? constructive जो है मतलब किसी चीज को बनाना, construct करना from the scratch, ये primary teaching approach in teaching में कौन से चीज में सबसे ज्यादा फोकस करता है?
सबसे पहले, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए, पैसिव ऑब्जर्वेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, लर्निंग एज प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन नॉलेज, टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन, नंबर डी, मेमोराइजेशन टेक्निक। तो चलिए हम देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर होगा बी, लर्निंग एज ए प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज। जब सिखाओ तो उसके साथ प्रैक्टिकल कुछ काम कराओ, इसीलिए तो सीसीए आया है स्कूलों में। ज्यादातर केंद्रीय विद्यालय में आप लोगों को दिखेगा। जब मैं पढ़ता था स्कूल में, मैं केंद्रीय विद्यालय से मैं हूँ, मतलब कि केवी संगठन के अंदर ही मैंने पढ़ाई की, मतलब कि केवी के केंद्रीय विद्यालय करीमगंज से मेरी पढ़ाई हुई। तो वहाँ पे हमारे सीसी करिकुलम एक्टिविटीज होते थे। क्यों होते थे ये हमें बड़े होने के बाद पता चला। इसलिए होते थे क्योंकि कंस्ट्रक्टिव नॉलेज वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। असेंबली कराना, कमांड देना, फिर आप में से कितने लोगों ने ये सीसी एक्टिविटी किया होगा, ज़रा कमेंट में बताइएगा, ठीक है। क्योंकि हमारे स्कूल में तो बहुत पहले से शुरू हुआ था। आई स्टिल रिमेम्बर दोस डेज, यू नो, ड्रम बजाना, एक दिन किसी का प्लेज होना, हाउस होते थे हमारे, और हाउस में से हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे। जैसे कि मैं शिवाजी हाउस का था, सो आई वाज आल्सो द हाउस कैप्टन ऑफ शिवाजी एट द सेम टाइम। So constructive approach in teaching focus किया करता है primarily on learning as process of construction knowledge. Constructive focus on learning, constructing uh, their own understanding and knowledge of the world. All right. Question number 6. Which of the following is not a characteristics of effective pedagogical practice? इनमें से कौन सा not कहाँ है, इसको ध्यान में रखिए। not जब भी कहा तो फोकस होना चाहिए not में। not कहाँ है, ठीक है। नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव पेडागोजियल प्रैक्टिस। इफेक्टिव पेडागोजियल प्रैक्टिस इनमें से कौन सा नहीं है? नंबर ए, encouraging critical thinking, really relying solely on textbooks, interactive learning, number D, encouraging creativity। क्या होगा दोस्तों? The answer is obviously B, relying solely on textbook। देखिए नॉट का है ना कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव पेडागोजिकल प्रैक्टिस, तो obviously totally rely आप क्यों होंगे बुक के ऊपर? Book is something that provide you, element and source, but the remaining thing is up to the teacher and the student how they, utilize all those information in their own way, whether it might be in practical one, whether it might be in, another way of learning. So yeah, so yeah. Question number 7. Scaffolding in education refers to, scaffolding in education refers to क्या है? What is scaffolding? एजुकेशन में स्कैफोल्डिंग क्या है, क्या रेफर्स करता है? ऑप्शन नंबर ए, बिल्डिंग फिजिकल स्ट्रक्चर्स, नंबर बी, प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू लर्निंग टू अचीव ए टास्क, नंबर सी, गिविंग एग्जाम्स फ्रीक्वेंटली, ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। क्या होगा दोस्तों? द आंसर इज बी, प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू लर्नर्स टू अचीव ए टास्क, ठीक है। स्कैफोल्डिंग का मतलब यही है कि सपोर्ट करना किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। ये एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, जैसे कि एक बच्चा है स्कूल में पढ़ रहा है, ठीक है। अब उसको अगर सपोर्ट करोगे तो वो किसी टास्क को कंप्लीट कर पाएगा ना। फॉर एग्जाम्पल कोई चीज है उसके लिए नया है, जैसे कि आप लोगों को पता है, जैसे कि क्लास 11-12 में क्या होता है, पहली बार हमें लैब में जाने को मिलता है। जिन बच्चों ने साइंस एज ऑप्शनल सब्जेक्ट साइंस लिया होगा स्ट्रीम, और उनमें से जब प्रैक्टिकल होता है साइंस के क्लास में, तो फर्स्ट टाइम क्लास 11 में हमको महसूस होता है कि लेबोरेटरी कैसा होता है। तो मुझे आप लोगों के बारे में पता नहीं, लेकिन मुझे तो पहला एक्सपीरियंस क्लास 11 में ही हुआ था। तो लेबोरेटरी के अंदर हमें सिखाया जाता है, ठीक है। हमने सुना तो था, लेकिन हमें क्या था, सपोर्ट किया जाता है, किस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया जाता है लेबोरेटरी के अंदर, ये हमें सिखाया जाता है। एंड वी डू आवर टास्क, सो यही कहा है, प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू लर्नर टू अचीव ए टास्क, ये टीचर्स का काम है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द रोल ऑफ प्ले इन पेडागोजिकल प्रोसेस? अब ये क्वेश्चन सबको ही पता है। रोल ऑफ प्ले इन पेडागोजिकल प्रोसेस का मतलब क्या है? प्ले इन पेडागोजिकल प्रोसेस, रोल क्या है प्ले का पेडागोजिकल प्रोसेस में? नंबर ए, time wasting activity, number B, enhance cognitive, social and emotional development, number C, only for entertainment, number D, none of the above। The answer is B, enhance cognitive, social and emotional development। देखिए जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, कोई खेलेगा
तो ही सीखेगा, ठीक है। प्ले सपोर्ट होलिस्टिक डेवलपमेंट, पूरी तरीके से डेवलपमेंट किया प्ले हमें सिखाता है, इंक्लूडिंग कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल ग्रोथ। ऑलराइट, let's move on to question number 9. Which strategy helps in differentiated instruction? So which strategy helps in differentiate instruction? इनमें से कौन सा strategy help करता है differential instruction में, ठीक है। Same tasks for all student. Number B, grouping by ability levels. Number C, ignoring student differences. Number D, teaching only the top performer. क्या होगा? D तो automatically disqualify हो जाएगा option से, because it is something that is extreme level of option. So A, B, C में से कौन सा होगा? I think A is the correct answer. I hope so. Sorry, B is the, I'm wrong in this case, guys. So B is the correct answer. Grouping by ability levels, ठीक है, कि बच्चों को क्या करना है, ग्रुप करना है उसके एबिलिटी के लेवल में। फॉर एग्जांपल, कोई बच्चा है जो 10% उसका एबिलिटी है, कोई बच्चा है जो 8 है, कोई बच्चा है जो 6 है, कोई बच्चा है बिलो 5 है। तो जितने भी बिलो 10 वाले, जितने भी 10th वाले रैंक वाले बच्चे हैं, उन सबको एक ग्रुप में कर दो, 9th वाले को सेपरेट ग्रुप में। तो क्या होगा, मिक्सचर नहीं होगा। मिक्सचर नहीं होने से क्या होगा, देयर विल बी नो chaos, no kind of competition. All right, so competition is also necessary, but it doesn't mean that an average boy should compete with an top level student. He need to compete with same kind of student but little bit better than him, so he will enhance his performance, and in this way he will go and, you know, go and touch to the top level. All right, so that's the thing that I'm trying to make you understand. समझ रहे हो ना दोस्तों कि मैं क्या कह रहा हूँ आप लोगों को, कि पहले उसको सीखना होगा अपने जैसे के साथ कॉम्पीट करना, उसके बाद थोड़ा एडवांस, उसके बाद और थोड़ा एडवांस, उसके बाद टॉप लेवल। सो यही का ग्रुपिंग बाय एबिलिटी लेवल्स होता है। एबिलिटी अलाउज टेलर्ड इंस्ट्रक्शन टू मीट इंडिविजुअल नीड्स। तो समझ लीजिए ग्रुपिंग का जो थियोरी हो किसने दिया था, टेलर्ड इंस्ट्रक्शन, टेलर्ड ने दिया था, ठीक है। वो भी एक फिलोसोफर है, एट द सेम टाइम थियोरिस्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, फॉर्मेटिव असेसमेंट इज यूज्ड फॉर। फॉर्मेटिव असेसमेंट यूज्ड किसके लिए होता है? समराइजिंग द लर्निंग एट द एंड, ongoing feedback during learning, final grade only, none of the above. Option number B is the correct answer. Ongoing feedback during learning. Explanation क्या है? Formative assessment provide continuous feedback to improve learning. क्या करता है? कंटिन्यूअस फीडबैक टू इम्प्रूव लर्निंग करता है, ठीक है। फीडबैक मिलेगा तो ज्यादा सीखेंगे। देखिए जैसे कि हम लोग कोई सामान खरीदते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या फिर दुकान से कहीं से भी, वो लोग क्या बोलते हैं कि सर कैन यू जस्ट प्रोवाइड अस अ रिव्यू रिगार्डिंग द प्रोडक्ट दैट यू बाय फ्रॉम अस। क्यों रिव्यू मांगते हैं? बिकॉज उनको पता चले कि उनके अंदर क्या खामियां हैं और उनको कैसे सुधार सकते हैं और आगे कैसे बढ़ सकते हैं। सो दैट्स द मेन एम ऑफ देयर, ऑलराइट, फीडबैक लेने का। क्वेश्चन नंबर 11, which factor is essential for motivating learners, sorry। इनमें से कौन सा फैक्टर है जो मोटिवेट करता है लर्नर्स को? कौन सा? सबसे पहले ऑप्शन है रिलेवेंस ऑफ कंटेंट, रिलेवेंस ऑफ कंटेंट, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, लॉन्ग लेक्चर, रिजिड करिकुलम। क्या होगा? ये तो इजी है भाई आंसर। तो ऑब्वियसली आंसर ए इज द करेक्ट आंसर, रिलेवेंस ऑफ द कंटेंट। कंटेंट क्या है, इसी से उसको मोटिवेट होता है बच्चे। फॉर एग्जांपल, अगर हम हिस्ट्री का कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो टॉपिक समझ लीजिए हिस्ट्री का चैप्टर में बोलो रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। सो ये जो टॉपिक है इट्स रियली ए काइंड ऑफ लॉन्ग टॉपिक बट बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। क्यों है? बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग दैट यू अंडरस्टैंड एज ए स्टोरी टाइप। सो या क्यों अच्छा लगता है? बाकी हिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स हैं या फिर पार्ट है, या पढ़ने में इतना मजा नहीं आता, लेकिन ये स्पेशली क्यों है? बिकॉज इट्स क्रिएटिंग स्टोरी दैट रियली मेक यू फील द फीलिंग्स ऑफ द कैरेक्टर दैट आर इनसाइड दैट story. All right, so that's the reason. So relevance of the content बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी चीज़ को मोटिवेट करने की, किसी भी लर्नर को मोटिवेटिंग करने के लिए, सीखने के लिए, ठीक है। ऑलराइट, relevant content connects learning to students interacts and needs increasing motivation. यही जो मैंने कहा था यही है। क्वेश्चन नंबर 12, पीर लर्निंग इज बेनिफिशियल बिकॉज इट। पीर लर्निंग के बारे में मैंने पहले भी बात की थी। पीर लर्निंग क्या है? पीर लर्निंग क्या है मेरे दोस्तों? पीर का मतलब क्या है? ग्रुप, ठीक है। ग्रुप मतलब क्या है? आपके जैसे सिमिलर काइंड ऑफ लोगों का ग्रुप। फॉर एग्जांपल, आप जितने उम्र के हो, जैसे कि आप 21-22 के हैं, तो आपके जो दोस्त हैं वो भी 21-22 के होंगे।
आपका जितना जैसा मेंटेलिटी होगा करीब करीब उसका भी वैसा ही होगा. सो यू विल लव टू जस्ट roam with him. So ये है peer learning system, peer grouping system, और peer process of peer process of the society. All right, so peer learning is beneficial because क्यों beneficial है peer learning? Increase competitions, encourage collaboration and shares understanding. Number C, promotes dependence. Number D, reduce classroom participation. क्या होगा? Obviously B, encourage collaboration and shared understanding. Collaboration ही करता है ना. Grouping का मतलब क्या? Collaborate with each other. That's the motive of the peer learning or grouping system. Peer का मतलब ये group learning. All right, so hope you really understand. Question number 13, which is an example of active learning? इनमें से कौन सा है जो active learning का example है? Listening to a lecture, group discussion, reading silently. Number D, copying notes. क्या होगा? Yes, the answer is obviously the correct one. B, group discussion. Group discussion is an example of active learning. Group discussion क्यों important है? Because देखिए ग्रुप में जो मजा है वो इंडिविजुअल में थोड़ी है. अगर कहीं पे आप सफर कर रहे हैं और आपको एक ग्रुप मिल जाए तो आपका पूरा दिन ही बन जाता है. 24 घंटे का सफर किस तरीके से निकल जाएगा आपको मालूम ही नहीं चलेगा. यू विल नॉट फील बोर. और अगर आप इंडिविजुअली कहीं पे सफर करते हो और आपका अगर जर्नी टाइम 2 घंटा है तो आपको लगेगा कि पूरा दिन ही नहीं जा रहा है. ठीक है, मतलब कि पूरा दिन ही खत्म नहीं हो रहा. क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज यू आर नॉट फीलिंग वेल, बिकॉज यू आर ऑल अलोन, देयर इज नो वन टू टॉक विद इट. आपका टाइम ऐसा लगेगा कि ये 20 घंटे का सफर है. सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सो या एक्टिव लर्निंग का मतलब ये है ग्रुप डिस्कशन. फीडबैक इन पैरागोजी शुड बी कहाँ है? ठीक है, फीडबैक क्या होना चाहिए? फीडबैक पैडागोजी में शुड बी क्या होना चाहिए? Immediate and constructive, delayed and voggy, or harsh and critical, or irrelevant. Answer A, immediate and constructive. Explanation: immediate constructive feedback helps learners correct mistakes and improve. All right, yeah, immediate and constructive, because इस feedback से क्या होता है? ये सबसे ज्यादा अच्छा है. लर्नर को करेक्ट अपने मिस्टेक को करेक्ट करने का मौका मिलता है और फट से इम्प्रूवमेंट भी होता है, जिसे हम कहते हैं झटपट रिव्यू दो. Which of the following is characteristics of experiential learning? Experiential learning का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है? Passive listening, learning by doing, memorizing definition, reading textbooks. क्या होगा? Answer is B, learning by doing. देखिए, the more you learn, the more you do. The more you do, the more you learn. ये कहावत है ना, जितना आप करोगे उतना आप सीखोगे. That's the thing. एक्सपीरियंशियल लर्निंग का मतलब क्या है? एक्सपीरियंस किस चीज से होता है? काम से होता है. एंड काम क्या है? सीखना है. जितना आप काम करोगे उतना आप सीखोगे, उतना आपका एक्सपीरियंस होगा, उतना आप सीखोगे. that's the thing. Very easy, isn't it right? Question number 16, which role does the teacher play in corrective pedagogy? Sorry, constructive pedagogy. I'm sorry for that. मैं थोड़ा सा दिशाहीन हो गया था. Which role does the teacher play in constructive pedagogy? टीचर्स कौन सा रोल निभाते हैं constructive pedagogy में? Knowledge transmitter, facilitator of learning, sole authority, examiner only. क्या होगा आंसर? The answer is B. Teachers facilitate learning by guiding students to construct their own understanding. Obviously यही होगा ना. Constructive pedagogy का मतलब ही है टीचर फैसिलिटेट करते हैं by guiding student construct their own understanding. ठीक है, तो क्या करना है? उनका कंस्ट्रक्ट करना है उनकी खुद की अंडरस्टैंडिंग को. Question number 17, which of the following is not a type of learning style? इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो लर्निंग स्टाइल में नॉट का है? याद रखना, जब भी नॉट देखो मार्क कर लो. ऑलराइट, सो नॉट मींस इसमें फोकस करना. ठीक है, तो क्या है? नॉट का है ना. सो नॉट अ टाइप ऑफ लर्निंग स्टाइल है. कौन सा है? विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्टिक, रैंडोमिस्टिक. क्या होगा आंसर? ऑब्वियसली द आंसर इज डी, रैंडोमिस्टिक. क्यों है?
Visual, auditory and kinesthetic are common learning style. Visual मतलब क्या, देख के सीखना. Auditory का मतलब क्या है, सुन के सीखना. Kinesthetic का मतलब क्या, करके सीखना. और common learning style है. ठीक है. Randomistic is not recognized. Randomistic is something that does not come in this category of learning. Randomistic का मतलब क्या है भाई, randomly कुछ ऐसा कुछ होता है क्या? So it is unpredictable, isn't it right? So that's the thing that I'm trying to tell you. Question number 18. Metacognition refers to क्या है? Learning facts, thinking about one's own thinking process. Number C, memorizing steps, imitating others. Sorry, imitating others. It's not my mistake. All right. So imitating others. क्या होगा? I think the answer is B. Yes, B. Thinking about one's own thinking process. Metacognition का मतलब ही है अपने बारे में सोचना. I, me, myself. Involves awareness and control over one's own learning strategies. One's own thinking process. अपने खुद के process में ही believe करना. इसी को ही कहते हैं metacognitions. All right. Let's move on to question number 19. Collaborative learning primarily promotes. Collaborative learning primarily promotes क्या है? थोड़ा देर पहले हमने पढ़ा था. Individual competition कभी नहीं होगा. Collaborate का है, ठीक है. Teamwork and share knowledges. Teacher-centered instruction और rote learning क्या होगा? अरे collaboration के बारे में बोला है भाई, दिमाग में थोड़ा सा जोर डालो भाई लोग. Collaboration का मतलब क्या है? एक साथ. तो क्या होगा? Grouping के बारे में बोला है ना, तो क्या होगा? Teamwork and share knowledge ही होगा obviously. Yes, that's the correct answer. Let's move on to question number 20. A well-structured classroom environment should. एक well मतलब कि decorative classroom कैसा होना चाहिए? Should कैसा होना चाहिए? Be chaotic. अरे ये क्या कैसा हो जाएगा? Chaotic क्यों होगा? Promote safety and engagement. Ignore student needs. Focus solely on discipline. क्या होगा? Number B is the correct answer ना. Promote safety and engagement होना चाहिए एक classroom के अंदर. Question number 21. Which is an example of summative assessment? Summative assessment or summative assessment क्या है? Weekly quiz, end of term exam, class participation or homework feedback. क्या होगा? The answer is B, end of term exam. Summative assessment का मतलब ही है submitive, submit करना है, assignment. क्या? Assessment का मतलब assignment, ठीक है. Evaluate overall learning at the end of the time ही होता है ना, end of the term exam. जब छुट्टियां आने वाली होती है, हम क्या करते हैं? Assessment submit करते हैं स्कूल में. That's the thing. Very easy guys. So जब भी आप ये pedagogy subject का जितना भी क्वेश्चन एग्जाम में आए या फिर आप खुद से प्रैक्टिस करें, तो हमेशा जो शब्द है उनको आप अपने से जोड़ के दिखिएगा, क्योंकि जो थियोरीज है अपने से जोड़िएगा, ठीक है. तो आपको मालूम हो जाएगा कि जब आप स्कूल में थे तो आपने ऐसा किया था, वैसा किया था. तो यही तो चीज है जो हमको पेडागोजी में सीखना है और लोगों को सिखाना है, बच्चों को सिखाना है. सो दैट्स द थिंग. इफ यू वांट टू बी अ टीचर, you need to think like a teacher, and before becoming a teacher you need to think like when you used to be a student, what you supposed to do and what you have done and how your teacher has guided you. That's similar kind of thing that you need to just pretend while you go through the questions that comes on examination. All right guys, hope you really understand what I'm trying to tell you. Question number 22. Which aspect is crucial for inclusive pedagogy? इनमें से कौन सा aspect crucial है inclusive pedagogy के? inclusive development के बारे में हमने पढ़ा था. inclusive pedagogy में कौन सा aspect सबसे ज्यादा crucial है? one size fits all approach, catering of diverse learner needs, ignoring special needs, uniform assessment for all. क्या होगा answer? Obviously the answer is B, catering to diverse learner needs. All right. Inclusive pedagogy adapt teaching to accommodate diverse learning needs. Inclusive मतलब क्या है? Diverse. All right. So hope you really understand. Let's move on to question number 23. Which is a feature of active pedagogical strategies? Active pedagogical strategies कौन सा है इनमें से? Teachers talks continuously, student participate in problem solving,
student memorize facts, focus on passive learner, listening. क्या होगा? The answer is B. Student participate in problem solving. जितना participate करेंगे problem solving में उतना ही तो अच्छा होगा ना, उतना वो सीखेंगे. Question number 24. Which of the following is an example of intrinsic motivation? Intrinsic motivation. Intrinsic motivation का example इनमें से कौन सा है? Grades, personal interest in learning, external rewards, avoiding punishment. क्या होगा? डी तो बिल्कुल नहीं होगा. सी होगा क्या? एक्सटर्नल रिवर्स है. एक्सटर्नल रिवर्स कहाँ है? याद रखना, बाहर का. पर्सनल इंटरेस्ट इन लर्निंग या फिर ग्रेड्स. क्या मोटिवेट करता है? ऑब्वियसली बी, पर्सनल इंटरेस्ट इन लर्निंग. इंट्रिंसिक है ना. So yeah, intrinsic motivation comes from internal satisfaction and interest. अंदर से जो satisfaction आता है उसी को कहते हैं. Question number 25. Differentiated instruction helps by. Differentiation instruction helps by क्या है? Option number A, ignoring student diversity. Number B, adopting lessons to various learning needs, teaching only average level tasks, using a single teaching method. कौन सा होगा? Basically explanation it B है आंसर इसका. Adapting lessons to various learning needs. It adapts teaching strategies to fit different student learning styles and needs. Let's move on to question number 26. Critical thinking in pedagogy involves. Critical thinking pedagogy में क्या involve है? मतलब कि involves क्या करता है? अरे भाई साफ साफ यही है कि critical thinking जो है ना pedagogy में उसका क्या रोल है, बस ये बता दो. Blind acceptance है, analyzing and evaluating information है, या फिर memorizing answers है, या फिर copying from textbooks है. क्या है? Obviously B, analyzing and evaluating information ही तो होगा ना. Critical thinking enable learn to analyze and evaluate information logically. यही होता है. 27. Peer assessment helps students by. अभी थोड़ी देर पहले हमने फिर से peer पढ़ा था, तो क्या है? Encouraging competition, providing feedback and promoting reflection, focusing only on teachers feedback, reducing responsibility. क्या होगा? B है providing feedback and promoting reflection. Peer assessment promotes reflective learning and constructive feedback. All right. Group learning के बारे में बोल रहा है. Question number 28. Which is a key benefit of problem-based learning? Problem-based learning का key benefit क्या है? What is the benefit of problem-based learning? Memorization, application of knowledge to real situation, passive listening, standardized teachers, preparation. क्या होगा? The answer is B, application of the knowledge to real situation. Alright, जो भी application है उसको real situation से मिला के सीखना या फिर सिखाना. Alright, जैसे कि problem solving हो गया, reasoning हो गया, these things. This is the last question. Which is an effective strategy to support learners with special needs? इनमें से कौन सा effective strategy है जो support करता है learners को, special needs वाले को, खास करके special needs वाले को? Ignore their needs, provide tailored resource and support, accept same pace as other, use inform teaching method. क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रोवाइड टेलर्स. मैंने पहले भी कहा था, सपोर्ट जब भी सुनो तब हमेशा, या फिर मोटिवेशन जब भी सुनो, मोटिवेटेड, तो हमेशा याद रखना टेलर साहब ने कहा. ठीक है. प्रोवाइड टेलर्ड रिसोर्स एंड सपोर्ट. टेलर रिसोर्स एंड सपोर्ट हेल्प लर्नर्स with special needs assess learning effectively. Alright guys, तो आज के लिए बस इतना ही. 29 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए. होप यू रियली लाइक दिस वीडियो. अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया करके प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हम डेली ऐसे ही एमसीक्यू लाते हैं आप लोगों के लिए, खास करके चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को रिलेटेड. तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगी तो प्लीज सपोर्ट कीजिएगा हमारे चैनल को or make us big, make us support and make us reach to the top of the alp. And hope you really like this video guys.
So bye bye, see you in another video, have a nice day.